नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको उत्तर प्रदेश का एक जुनून सीरीज लेकर आए हैं। जो उत्तर प्रदेश का भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश एग्जाम का जो डेट आ गया है उस डेट के अनुरूप मैं सिलेबस को लेकर के टॉप 40 टॉपिक पर आपको वीडियो में दूंगा और सारे टॉपिक मैं गारंटी के साथ कहता हूं वहां से मैच करेगा, आपके यूपीपी एग्जाम को आसान और बहुत ही सरल बना देगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मानवाधिकार। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो होता है यह पुलिस विभाग के पुलिस प्रणाली में भी आता है और उत्तर प्रदेश के जीके में भी आता है। दोस्तों तो आइए हम देखते हैं हमारा जो मानवाधिकार आयोग का आज टॉपिक है उस पर क्या है हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन हो हमारे अंदर। कहते हैं सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना। कहते हैं कदम कदम पे मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारे चूमने के लिए अपनी जमीन मत छोड़ना। तो आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कहा जाए, आपसे कहा जाए, हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य का मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, यह 7 अक्टूबर सन 2002 में। ठीक है, लेकिन यहां पर आप एक चीज और ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की बात सर्वप्रथम 4 अप्रैल 1996 में हुई थी। अगर मानवाधिकार की बात कहेगा तो 1996 कहिएगा, और अगर डेट कहेगा तो आप यह कहिएगा। दोस्तों आगे ध्यान देते हैं कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में का कार्यकाल होता है। तो देखिए मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, और यदि उनकी उम्र अगर उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई है तो रिटायर हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर कोई 68 साल का है, ठीक है, और यह मानवाधिकार का अध्यक्ष बना तो आपका 2 ही साल कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 70 हो जाएगा और रिटायर हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जवाब ये सही होगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, देखिए मानवाधिकार आयोग चाहे राज्य हो और चाहे केंद्र हो, दोनों में यही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। उससे पहले आपका यहां पर मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 6 लोगों की समिति के आधार पे कौन करता है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और किसके आधार पर, एक समिति बनती है, उस समिति में 6 सदस्य होते हैं। अभी दोस्तों मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं। ठीक है, तो वो जो समिति बनती है उस समिति के सिफारिश पर उस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर आपसे पूछेगा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए जो समिति बनाई जाती है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, और प्रधानमंत्री की जो समिति होती है उसमें 6 लोग होते हैं, और 6 लोग सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति महोदय से, और तब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अब देखिए ये जो समिति होती है इसमें 6 लोग कौन कौन है। एक तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, दूसरे गृह मंत्री हो जाएंगे, दूसरे कौन हो जाएंगे, गृह मंत्री हो जाएंगे, और तीसरे लोकसभा 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 के अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष। लोकसभा के कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर लोकसभा के विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। ठीक है, तो लोकसभा के 2 लोग रहेंगे, एक एक आपके लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, स्पीकर, और एक लोकसभा के विपक्ष, 2 लोग ये हो गए। एक गृह मंत्री हो जाएंगे 3, और एक प्रधानमंत्री 4। ठीक है, और 2 लोग और कौन होते हैं, तो कहेंगे राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति, राज्यसभा के सभापति न कहिएगा दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा गौर करिएगा, उपसभापति, क्योंकि राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति को किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के स्थान पे उपसभापति होंगे। ठीक है, और दूसरा राज्यसभा के विपक्ष के नेता, अर्थात यहां पर 2 विपक्ष के नेता हो गए, राज्यसभा के विपक्ष के नेता
लोकसभा के विपक्ष के नेता 2 ए हो गए, और एक लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, और एक लोक राज्यसभा के उपसभापति 4 हो गए, प्रधानमंत्री गृह मंत्री 6 लोगों की समिति होती है। और इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति महोदय से, तब राष्ट्रपति महोदय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे अगला कहा जाए, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे। ठीक है, 7, अगर आपसे कहा जाए 7 अब 5, 7 5 12, अगर पूछेगा मानवाधिकार आयोग में, जैसे कि क्वेश्चन आप देखेंगे, गौर करना चाहिए, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, क्यों है, कारण ध्यान देंगे। देखिए है पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक मतलब परमानेंट सदस्य। ठीक है, अब पदेन 7 बनाए जाते हैं। परमानेंट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश, एक रिटायर न्यायाधीश बस, दूसरा हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या रिटायर न्यायाधीश, तीसरा मानवाधिकार के 2 लोग जानकार और एक महिला सदस्य, और एक आपके अध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष जी हो गए, और एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, और 2 एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, और 2 मानवाधिकार के विशेषज्ञ, और एक महिला। ठीक है, तो 3 3 6। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष सदस्य नहीं होते हैं। यहां 5 ही कहेंगे, और ये 7 लोग ए लोग होंगे। कौन लोग, एक दिव्यांग जन के आयुक्त, एक बाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, एक ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, एक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, एक एसटी आयोग के अध्यक्ष, एक एससी आयोग के अध्यक्ष। एससी आयोग, एसटी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ओबीसी आयोग, बाल आयोग और दिव्यांग आयोग, ये 7 लोग रहेंगे। अब +5, 7 5 12 लोग हो जाएंगे, तो आपका जवाब 12 होगा। अध्यक्ष को सदस्य में नहीं रखेंगे। आगे, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका वही जवाब है। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, अगर देखा जाए मानवाधिकार आयोग में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 3। मानवाधिकार आयोग में कुल अनुच्छेद कितने हैं, 30 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 30 अनुच्छेद। ठीक है, अगला आगे देखा जाए 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो मानवाधिकार परिषद। पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, मानवाधिकार परिषद। और कब रखा गया है, 2006 में। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित कब हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ, 2006 में। अगला ध्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है, दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन अगर विश्व मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो जनेवा जनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये विश्व मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग 3 होता है, देखिए, एक होता है विश्व, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है राज्य। तीनों में फर्क जानेंगे। विश्व मानवाधिकार आयोग एक हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग। अगर राज्य की बात की जाएगी तो लखनऊ कहिएगा, और यदि राष्ट्रीय बात की जाएगी तो दिल्ली कहिएगा, और विश्व की बात की जाएगी तो जनेवा स्विट्जरलैंड कहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा। लेकिन अगर पूछा जाएगा विश्व मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उमर जिनवर। उमर जिनवर, अभी हम नोट कराएंगे, उमर जिनवर है। ठीक है दोस्तों, अगला ध्यान देंगे। अगर कहा जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। अगर विश्व मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो आप कहेंगे डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट को इसीलिए विश्व मानवाधिकार आयोग में पहले ऐसे राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट थे जो विश्व मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता किए थे। डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वही विश्व मानवाधिकार आयोग के जनक भी कहे जाते हैं। तो रंगनाथ मिश्र भारत के थे। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी धाराएं हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसे थोड़ा सा क्लियर नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने अध्याय हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में? कुल हेलो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 8 अध्याय। अगला अगर पूछे कि मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया भारत में कब? 12 अक्टूबर 1993 में। अगर विश्व मानवाधिकार आयोग कहेगा तो 10 दिसंबर 1948। अगर विश्व मानवाधिकार आयोग कहेगा तो 10 दिसंबर 1948। अब भारत मानवाधिकार आयोग कहेगा 12 अक्टूबर 1993 भारत का। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अगर पूछा जाए मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो देखिए 10 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। किसने किया? डी रूजवेल्ट। गौर करेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में आता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाए मानवाधिकार आयोग कब से प्राप्त होता है? जन्म से। कब से प्राप्त होता है? जन्म से। अगला क्वेश्चन अगर कहा जाए मानवाधिकार के जनक कौन है? मानवाधिकार के जनक कौन है? तो एक ध्यान देंगे, यहां पर ऑप्शन गलत दे रहा है, प्रोफेसर अलेक्जेंडर गलत दे रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर अभी हम आपको समझाएंगे 3 व्यक्ति थे विश्व मानवाधिकार आयोग में। 3 लोग हैं जिन्हें हम जनक कह सकते हैं। एक नाम आ जाएगा आपका रेन कैसिन, रेने कैसिन। रेने कैसिन थे फ्रांस के, ध्यान देंगे, फ्रांस के। और दूसरे थे डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट थे यूएसए के। और यदि तीसरी बात की जाए तो तीसरे में नाम आ जाएगा आपका कौन? साइरस महान। ध्यान देंगे दोस्तों, हल्की बात नहीं है, ये जनक की बात है। तो यहां पर डी रूजवेल्ट का नाम थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाए, डी रूजवेल्ट। देखिए दोस्तों, ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए डी रूजवेल्ट जो थे यह अमेरिका के थे और यही यूएनओ के संस्थापक हैं। यूएनओ का ही एक अंग है महासभा। अब महासभा के अधीन काम करता है कौन? मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद, इसकी जरूरत नहीं है इसलिए हम इस पे लिख दे रहे हैं। मानवाधिकार परिषद किसके अधीन काम करता है? तो आपका जवाब होगा महासभा। अब महासभा किसके अधीन काम करता है? यूएनओ के अधीन। इसके संस्थापक कौन थे? डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्हीं के सहयोग से मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। और लेकिन ये जो रेने कैसिन है ये राष्ट्र संघ के थे।
राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ। विश्व सर्वप्रथम मानवाधिकार का प्रस्ताव रेने कैसिन दिए थे, फ्रांस के। तो इन्हें भी हम जनक कह सकते हैं। और दुनिया में सर्वप्रथम कब? दुनिया में सर्वप्रथम एक हुए साइरस महान। साइरस महान आज की बात नहीं, बहुत पुराने, सबसे पुराने यह किंग थे, बादशाह थे बेबीलोन के। यह सर्वप्रथम बेबीलोन के बादशाह थे जो अपने नागरिकों को मानवाधिकार दिए थे। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न में जवाब ऐसे आप देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। विश्व मानवाधिकार आयोग की घोषणा हुई थी, तो विश्व मानवाधिकार आयोग की घोषणा कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को। अगला जवाब, मानवाधिकार है वैधानिक निकाय। क्या है मानवाधिकार? वैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं, गैर संवैधानिक, वैधानिक। वैधानिक माने वैध है, चाहे संविधान हो और चाहे न हो। अब देखिए, थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर मानवाधिकार की बात की जाए, जैसे हम पहले आपको कह दें, विश्व मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार। अगर इसकी स्थापना पूछा है आपसे, स्थापना, तो आप कहेंगे 10 दिसंबर 1948। और यदि संस्थापक पूछे, संस्थापक, तो आप कहेंगे डी रूजवेल्ट। इतने में पूछ लेगा आपसे डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट कहां के थे? यूएस से। ठीक है, अब विश्व मानवाधिकार आयोग का नाम, तो आप कहेंगे मानवाधिकार परिषद। इसका नाम है मानवाधिकार परिषद। पहले इसे कहा जाता था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, लेकिन 2006 में, कब? 2006 में इसका नाम बदल दिया गया। कब बदल दिया गया? 2006 में। ठीक है, अगर पूछेगा कुल अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब लेख, विश्व मानवाधिकार आयोग में कुल कितने लेख हैं? तो आपका जवाब होगा 30 अनुच्छेद। विश्व मानवाधिकार आयोग में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद है। ठीक है, अगर पूछेगा विश्व मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, तो भी आप कहेंगे डी रूजवेल्ट। तो भी आप क्या कहेंगे? डी रूजवेल्ट। संस्थापक भी डी रूजवेल्ट और प्रथम अध्यक्ष भी डी रूजवेल्ट। ठीक है, अगर पूछेगा मानवाधिकार आयोग किसके अधीन कार्य करता है, तो आप कहेंगे महासभा। महासभा के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? महासभा के अधीन। अच्छा, एक चीज और गौर करेंगे, अगर पूछेगा मानवाधिकार आयोग विशेष किस पर कार्य करता है, तो कहेंगे महिला, बच्चों, कैदी। कहने का मतलब जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कैदी हैं, या एससी हुए, या एसटी हुए, या अल्पसंख्यक हुए, इनकी रक्षा करता है। ठीक है, कहीं भी अगर मानवाधिकार की बात उठती है तो महिलाओं को लेकर उठती है, बच्चों को लेकर उठती है, कैदियों को लेकर उठती है, एससी के लोगों को लेकर उठती है, एसटी के लोगों को लेकर उठती है, अल्पसंख्यकों को लेकर उठती है। तो अगर आपके यूपीपी में ऐसी जानकारी रखेंगे तो जो मेंटल एबिलिटी के जवाब होते हैं आप इजीली दे पाएंगे। मानवाधिकार आयोग किसके लिए विशेष कार्य करता है? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कैदियों के लिए, वैसे तो सबके लिए कार्य करता है, एससी के लिए, एसटी के लिए, अल्पसंख्यकों, इनके हितों की रक्षा करता है मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये तो इनके महासभा के अधीन कार्य करता है। ठीक है, यह विश्व मानवाधिकार आयोग किस तारीख को? 10 दिसंबर को दिवस मनाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार
दिवस मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। ठीक है। हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा गौर आप करेंगे। ठीक है, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। ठीक है, अगर पूछा जाए विश्व मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष, तो कहेंगे डी रूजवेल्ट। विश्व मानवाधिकार के अगर पूछेगा भारतीय भारतीय या राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष, तो कहेंगे आप रंगनाथ मिश्र। क्वेश्चन में लिख लेंगे न्यायमूर्ति, क्योंकि न्यायमूर्ति लोगों को ही बनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उत्तर क्वेश्चन में यूपी, तो कहेंगे एस आर तीनों क्लियर है। दुनिया में डी रूजवेल्ट, भारत में रंगनाथ मिश्र, यूपी में एस आर। ठीक है, अगर पूछेगा प्रथम थे, और यदि आपसे वर्तमान पूछे, अगर आपसे पूछेगा वर्तमान, अगर पूछेगा विश्व मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ, तो वर्तमान अध्यक्ष में नाम आप लाएंगे, यह क्या के हैं आपके उमर जिनवर, मोरक्को के हैं। मोरक्को एक देश है अफ्रीका का। उमर जिनवर है। और अगर पूछेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, क्या नाम हो जाएगा? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। और यदि राज्य कहेगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, तो क्या कहेंगे? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। ठीक है, के टाइप में है करंट के। अगर यूपी का पूछेगा वर्तमान में, तो बालकृष्ण नारायण है। अगर भारत का पूछेगा, तो वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा है। और विश्व में पूछेगा उमर जिनवर मोरक्को के। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक का। अब आपसे पूछेगा भारतीय मानवाधिकार आयोग, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब पूछेगा कितने सदस्य हैं? अगर सिर्फ सदस्य, ठीक है, कुल आप कहेंगे 12, 5 पूर्णकालीन, 5 पूर्णकालीन है पदे सदस्य, और 1 अध्यक्ष। अब जान ही रहे अध्यक्ष कौन होते हैं? कहेंगे सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति, कहाँ के? कहेंगे सुप्रीम, मतलब सुप्रीम। अब यार ध्यान दें, अगर पूछेगा अध्यक्ष कितने होते हैं,
आप कहेंगे एक अध्यक्ष। पदेन सदस्य पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा गौर नहीं करते एग्जाम में। अगर पदेन पूछेगा, अगर पदेन पूछेगा तो पदेन में आप 7 कहेंगे। अब पूर्णकालिक सदस्य पूछेगा आप 5 कहेंगे। अगर पूछेगा मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं, 5। पदेन सदस्य कितने हैं, 7। अब कुल सदस्य कितने हैं, 7 5 12 है, 7 5 12। ठीक है। तो अध्यक्ष कितने हैं, 1। शब्दों में गौर करेंगे, पदेन और पूर्णकालिक। अध्यक्ष कौन होते हैं, सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति कहाँ के। और सदस्यों की बात की जाएगी, जब पूर्णकालिक सदस्य बताया जाता है तो हमने बताया था कि पदेन में 7 में कौन कौन होंगे। तो एक होंगे कौन, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, एससी आयोग के अध्यक्ष, एसटी आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष। 4 ये हो गए। महिला आयोग 6 हो गए। ठीक है, महिला आयोग 6 हो गए। तो इस तरह से, और एक कौन हो जाएंगे, बाल आयोग। तो ये 7 आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, उनको सदस्य बनाया जाता है। अध्यक्ष को सदस्य बनाया जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल आयोग का अध्यक्ष किस समिति का सदस्य होता है, तो कहेंगे मानवाधिकार आयोग। महिला आयोग की अध्यक्ष किस समिति की सदस्य होती है, तो आप कहेंगे मानवाधिकार आयोग का। ठीक है। हाँ, और देखिए, भारतीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 12 अक्टूबर 1993 में। कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 में। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993 में। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सदस्य कितने होते हैं, 12, 5 पूर्णकालिक और 7 पदेन, अध्यक्ष 1। ठीक है। अच्छा, एक चीज और गौर करेंगे, भारतीय मानवाधिकार आयोग कहाँ है, तो कहेंगे नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली। और यदि विश्व मानवाधिकार आयोग पूछेगा तो हमने बताया था विश्व मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड। जनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है। हाँ, अब आपके ध्यान देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने अध्याय हैं, तो आप कहेंगे 8 अध्याय। यहां पर अनुच्छेद बदलता रहता है, इसलिए बीच में हमने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। अनुच्छेद में जोड़ा जाता है, बदलता रहता है, लेकिन अध्याय कितने हैं, 8। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो बना, उसमें कितने अध्याय जोड़े गए, 8 अध्याय जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, 8 अध्याय जोड़े गए हैं। अच्छा, अब यहां पर गौर करेंगे, हमने कहा मानवाधिकार आयोग किसके लिए विशेषतः काम करता है, तो हमने बताया महिला के लिए। अक्सर महिलाओं पर अत्याचार होता है, बच्चों के लिए, बच्चों पर अत्याचार होता है। ठीक है, किसके लिए, अगला आप किसके को कहेंगे, महिला, बच्चे। तीसरा कौन हो जाएंगे, तीसरा कैदी हो जाएंगे। आप जानते हैं कैदी है, जेल में बंद है, पुलिस आदि काफी प्रताड़ित भी कर सकती है, तो उनके सुख दुख, उनके भोजन पानी आदि का प्रबंध मानवाधिकार वाले करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एसटी पर अक्सर अत्याचार होता है, एसटी पर अक्सर अत्याचार होता है, आदिवासी हैं, आदिवासी हैं। ठीक है, इन लोगों पे अधिक होता है। अच्छा, अब इन दोनों में आप गौर क्या करेंगे, ये तो हो गए इनके लिए कार्य करता है, इनके लिए कार्य करता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि विषय क्या है, तो पहला विषय क्या है, प्रतिष्ठा। दूसरा क्या है, सम्मान। तीसरा क्या है, गरिमा। चौथा क्या है, समानता, समानता। पांचवा क्या है, प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा, समानता। ठीक है। और दोष सिद्धि, दोष सिद्धि। ये सब मानवाधिकार के विषय हैं। ये सब किसके विषय है, गौर करेंगे आप। जब मेंटल एबिलिटी के प्रश्न पूछेंगे, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल
हो, चाहे आरपीएफ हो, इस तरह से उठाते हैं मानवाधिकार, क्योंकि आप पुलिस बनेंगे तो आपसे पूछेगा कि मानवाधिकार आयोग किसके लिए लड़ता है? प्रतिष्ठा के लिए। हमारे आपके पास प्रतिष्ठा होती है, इस प्रतिष्ठा को बचाए रखना हमारा अधिकार है। हमारे पास एक अनुच्छेद 21 है, 21 में कौन सा? 21 हमें अधिकार देता है ना, जीने का अधिकार, पानी पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। उसी तरह से हमें प्रतिष्ठा पाने का भी अधिकार देता है, हमें प्रतिष्ठा और सम्मान पाने का अधिकार। अगर कोई हमारा सम्मान नहीं करता है तो कोई अपमान भी ना करे। तीसरा, गरिमा, महिलाओं के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? गरिमा। महिलाएं गरिमा से जीना चाहती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप अफ्रीकी देशों में जाएंगे या अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान जैसे आतंकवादी हैं, पहले महिलाओं को पकड़ा जाता था, जो महिला कैदी हो जाती थी तो उसका कौमार्य भंग किया जाता था। ये रूल था वहां का। तो ऐसे रूल क्या करते हैं? महिला के गरिमा का सर्वनाश करते हैं। तो महिला के गरिमा को बचाने के लिए मानवाधिकार इस पे खड़ा होता है। ठीक है। उसी तरह से समानता होता है ना, किसी को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया, किसी को बड़ा दबा हुआ सम्मान दिया गया, किसी को बहुत बड़ा, मतलब समानता नहीं रखा गया समाज में। इस समानता की बात करता है। और दोष सिद्धि, यदि आपको दोषी बनाया गया तो उस दोष को प्रमाणित करे वो लोग, और आपको अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 देगा, 21 से आपको अधिकार देगा। ठीक है। तो इन सब की रक्षा करेगा। आप जानते हैं एक अनुच्छेद 19 है, और 19 में ए है। 19 से हमें क्या देता है? बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, बोलने की आजादी। तो कभी कभी ये दोनों आपस में टकराते हैं, ये दोनों अधिकार कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि 19 कहता है हमें बोलने का अधिकार है, और 21 ये कहता है आपको बोलने का यदि अधिकार है तो हमारे प्रतिष्ठा पर, हमारे सम्मान पर, हमारे गरिमा पर, हमारे समानता पर आदि पर नहीं बोलने का अधिकार है। अगर आप ऐसा अधिकार प्रयोग करेंगे तो मानहानि हो जाएगा, मानहानि। अब मानहानि का याचिका दायर हो जाएगा। ये भी मेंटल एबिलिटी के प्रश्न है, ऐसी चीजें आप जानेंगे। एक और लास्ट पॉइंट, अब आगे ध्यान देंगे। देखिए, सरकार ने मानवाधिकार का प्रयास भी किया। मानवाधिकार के अधीन ही सरकार ने क्या किया? तो बाल संरक्षण बनवाया, बाल संरक्षण केंद्र। ठीक है। अनाथ आश्रम। ठीक है। कैदी सुधार गृह, कैदी सुधार गृह, कैदी सुधार गृह। ठीक है। SC/ST अधिनियम। अब जैसे किसी दलित को, किसी दबे को, किसी गरीब को आप गरीब कहेंगे, उसे हीन दिखाएंगे, तो उसके मानवाधिकार, पद प्रतिष्ठा, समानता को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने SC/ST अधिनियम बनाया, कैदियों को सुधारने के लिए गृह बनाया गया, अनाथ आश्रम खोले गए वृद्ध जनों के सम्मान के लिए, बच्चों के सुधार के लिए बाल संरक्षण गृह खोले गए। अच्छा, ये चीज, और जनधन जो खाता गोला, जनधन, सरकार ने जनधन खाता जो खोला, जनधन खाता, वो भी मानवाधिकार से का विषय है। भारत में बहुत से ऐसी अनभिज्ञ लोग थे जिनके पास खाते नहीं थे, सरकार का लाभ नहीं उठा पाते थे, तो सरकार उनको समानता, इक्वलिटी में लाने के लिए जनधन आदि खाताएं खोले। तो ये मानवाधिकार के विषय भी है। ठीक है। और एक टॉपिक और देखिए, मानवाधिकार का सबसे बड़ा दोषी देश पूछा जाएगा तो यमन है। दुनिया में सबसे ज्यादा मानवाधिकार का हनन कहां होता है? यमन में। दूसरा आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान। मानवाधिकार का हनन कहां हो रहा है वर्तमान में? अफगानिस्तान। दूसरा उत्तर कोरिया, किम जोंग कर रहे हैं, उत्तर कोरिया। सबसे ज्यादा मानवाधिकार का हनन कौन कर रहा है? यमन कर रहा है। दूसरा कहां हो रहा है? अफगानिस्तान में हो रहा है। तीसरा कहां हो रहा है? उत्तर कोरिया हो रहा है। अभी हाल ही में देखिए मानवाधिकार का मामला म्यांमार अर्थात वर्मा में आया। कहां आया? वर्मा में आया मानवाधिकार का आयोग। ठीक, म्यांमार में क्या हुआ है? वहां लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई। वहां म्यांमार में एक सेना है, सेना को जुंटा कहा जाता है। हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। जुंटा ने क्या किया? लोकतांत्रिक सरकार को दबा करके सैन्य शासन ला दिया।
तो मानवाधिकार म्यांमार वर्मा में, ठीक है। यमन, अच्छा अगर पूछेगा विश्व में सर्वाधिक मानवाधिकार का हनन कहां हो रहा है, यमन, यमन ऑप्शन नहीं है तो अफगानिस्तान, उसके बाद उत्तर कोरिया, ईरान भी इस देश में आता है, ईरान, और चीन, चीन भी मानवाधिकार हनन में आता है, जैसे तिब्बत के लोगों का मानवाधिकार का हनन किया है। चीन जो है कम्युनिस्ट देश है, चीन में मानवाधिकार के अक्षर हनन के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान देंगे, इन सभी देशों में, इन सभी देशों में मानवाधिकार का मैटर काफी चलन में आता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें लगा उत्तर प्रदेश में, अच्छा दोस्तों एक चीज और आप गौर करेंगे, हम आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर लेकर आएंगे पर डे, ठीक है, और आपको एक टॉप 40 जीके का टॉपिक हम बनाए हैं, कितना, टॉप 40। इन टॉप 40 जीको को मैं जो आपके पास ये मतलब मोटे तौर पर 20 दिन समझ रहा हूं, इस 20 दिन में एक दिन में 2 टॉपिक आपको मैं दूंगा, 2 टॉपिक, ठीक है दोस्तों। और हमें ऐसा लगता है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, आज लिख लीजिएगा, इन्हीं टॉप 40 में से नहीं ज्यादा 30 प्रश्न आपको 100% आएगा, मेरा दावा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।